अमेरिका डेस्परेट हो रहा है इस जंग से निकलने के लिए। जो इस वक्त जखायर हैं क्रूड ऑयल के ईरान के अंदर, वो उसके ऊपर कब्जा करना चाह रहे थे। वो बेसिकली ख्वाहिशात तो ये थी इस्लाम की और यहूदियों की जंग नहीं है, ये एक्चुअल ज्यूज नहीं, ये ज़ायनिस्ट हैं और इनका एक अपना एक नेटवर्क है दुनिया भर के अंदर। अमेरिका सब कुछ इस्तेमाल कर चुका है सिवाय न्यूक्लियर के, लेकिन जो हौसला है ईरानी कौम का वो जो है वो बढ़ता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आजाद सियासत, मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, जैसे ही जंग बंदी की उम्मीद बनी, दुनिया भर में पाकिस्तान समेत जो है स्टॉक मार्केट में इजाफा देखा गया, क्रूड ऑयल की कीमतें भी नीचे आई हैं। लेकिन देखना यह है कि ये चीज मुस्तकिल है या आर्जी, आने वाले दिनों में वाकई जंग बंदी होगी या नहीं। इसके अलावा पाकिस्तान के वजीर खारजा जो थे वो कल चीन के दौरा पर थे, वहां पर जो कुछ हुआ उस हवाले से भी हम बात करेंगे और कुछ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को भी डिस्कस करेंगे। और इसके लिए मैं साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफी तज्ज़िया हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रात को ट्रम्प साहब ने जो है वो अपनी मिड टर्म इलेक्शन के हवाले से एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पास करवाया। उसके साथ ही उन्होंने शायद अब अपने ऊपर बढ़ते दबाव के जरिए असर, या उन्होंने कहा कि जो जंग खत्म होने जा रही है, 2-3 हफ्ते में हम इस जंग से बाहर निकलेंगे और इसके लिए अब डील की भी जरूरत नहीं है। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ना वो यानी अपनी कौम से खिताब करेंगे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, जो है वो आज करेंगे, वो नहीं कल बनता है सुबह 6 बजे। ओके। सुबह 6 बजे उनका खिताब बनता है, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तो ये टाइम बनता है। सही। उनका खिताब होगा जी, आज करेंगे कल करेंगे जी, कल करेंगे जी, कल अपनी कौम से खिताब करेंगे। और वो खिताब में अब वो क्या बात करते हैं, उन्होंने अवाम को एतमाद में लेना है जो उन्होंने ईरान के ऊपर एक जंग मुसल्लत की है, इसकी जस्टिफिकेशन तो ज़ाहिर बात है उनको फेस सेविंग चाहिए, और वो फेस सेविंग के लिए कोई ना कोई बात वो यकीन तौर पर करेंगे। लेकिन बहरहाल मुझे एक बात समझ आ रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त शदीद दबाव में है, और जो मार्को रूबियो हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो भी कह रहे हैं कि ये जंग बहुत जल्द खत्म होने जा रही है। कहते हैं आज या कल नहीं, लेकिन जल्द होगी। अब ये दो चीजें ऐसी सामने आ रही हैं जो कि ये जाहिर करती हैं कि अमेरिका डेस्परेट हो रहा है इस जंग से निकलने के लिए। अब देखें कि ये जो हुकूमत है इवन उन्होंने तो हसन, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, इवन ट्रम्प साहब ने तो ये भी कह दिया कि उन्हें अपना हुर्मुज़ भी कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहे हैं चीन रूस वगैरह खुद ही खुलवाते हुए। हाँ, ये उन्होंने कहा है, लेकिन वो अपना हुर्मुज़ के ऊपर तो यकीनी तौर पर उन्हें आना ही आना है। अच्छा। हाँ, वो तो एक उनका अपना इंटरेस्ट था ना, वो तो कह रहे थे कि जो इस वक्त जखायर हैं क्रूड ऑयल के ईरान के अंदर, वो उसके ऊपर कब्जा करना चाह रहे थे। वो बेसिकली ख्वाहिशात तो ये थी, लेकिन जो अज़ाइम की तकमील जब मुमकिन नहीं हुई तो फिर अब उन्हें प्लान बी या प्लान सी की तरफ जाना पड़ रहा है, क्योंकि उनका ख्याल था कि अवाम जो कि ईरान के हैं वो पहले ही सरापा एहतजाज हैं, वो सड़कों के ऊपर है, उनको गलत मालूमात फराम की गई, और फिर ये जंग शायद मुज़ाकरात के दरमियान जब इसराइल ने छेड़ दी तो अमेरिका भी उसमें कूद पड़ा। अमेरिका ने खुद को अलग रखना था। अब देख लेना कि जो इसराइल में ज़ायनिस्ट की हुकूमत है, वो हुकूमत का बड़ा इन्फ्लुएंस है। ये जो बीबी नेतन्याहू हो जाए या इसके किस्म के जो हार्डलाइनर लोग हैं, इन लोगों से आप इसी किस्म के इक़दामात की तवक्को कर सकते हैं। ये बुनियादी बात यह है कि ये इस्लाम की और यहूदियों की जंग नहीं है, ये ज़ायनिस्ट हैं। ज़ायनिस्ट यहूदियों से अलग है, पता है ना आपको? हाँ, ये उनके दरमियान एक एक्सट्रीम फिरका है ना। नहीं, ये एक अलग से लोग हैं। ये मतलब मोस्टली ये जो लोग हैं ना, ये ईस्टर्न यूरोपियन है। ओके। ये एक्चुअल वो जो हार्ड के और जूस है ना, ये वो वाले नहीं है। ओके। और मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि जो यानी इसराइल के अंदर डीएनए टेस्ट भी नहीं करने दिया जाता, अलाउ नहीं है। अच्छा। हाँ, वहां पर ये डीएनए टेस्ट भी अलाउ नहीं करते। तो इनकी जो ओरिजिनल मतलब कहाँ से इनकी जीन्स आई है, कौन है, ये क्या है, ये सब पता लग सकता है। तो जो इस वक्त हुक्मरान है वहां पर, ये एक्चुअल ज्यूज नहीं, ये ज़ायनिस्ट हैं, और इनका एक अपना एक किस्म का एक नेटवर्क है दुनिया भर के अंदर, जो कि अपने अज़ाइम की तकमील के लिए अपनी इस किस्म की जो है ना सरगर्मियां वो जारी रखते हैं। बहरहाल ये तो खैर अपनी जगह बात है, लेकिन अमेरिका कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, वो इस जंग में कूदा है, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंस भी अमेरिका के ऊपर ही आ रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए अभी अमेरिका के अंदर मकबूलियत जो है उनकी बहुत नीचे जा चुकी है। तो ट्रंप इस वक्त यकीनी तौर पर मुश्किलात के अंदर है, और आइंदा के जो मिड टर्म इलेक्शन है, उस मिड टर्म इलेक्शन के अंदर स्पेशली जो डेमोक्रेट्स जो है वो
इनको अच्छा जलील करेंगे जो उनकी वहां पर मुहिम होगी, और रिपब्लिकन्स के लिए जो है मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। अच्छा हसन, दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि जो कल हमारे जो ईरानी सदर हैं, सॉरी, वो उन्होंने कहा है कि हम भी जंगबंदी तैयार करने के लिए तैयार हैं, हमें गारंटी दी जाए कि हम पे ये हमला नहीं होगा। तो क्या पाकिस्तान और चीन के दरमियान कल का जो दौरा था हमारे वज़ीर ख़ारजा का, इस बात पे कोई इत्तेफाक हुआ है? सुने कोई 5 नुकाती एजेंडे पे इत्तेफाक हुआ है? देखिए, अब ये बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में अब क्या सराही की जा सकती है। अभी तक तो कोई चीज हैंड आउट जो आया है, जो स्टेटमेंट्स आई हैं, वो स्टेटमेंट्स तो कुछ भी नहीं बता रही। लेकिन यकीनी तौर के ऊपर ये जंगबंदी के लिए खाली पाकिस्तान की जो गारंटी है वो काफी तो नहीं है ना जी, वो ना काफी है। तो कोई ऐसे तरीके से बांधा जाएगा, क्योंकि ईरान का एक मौकफ तो दुरुस्त है, वो कहता है जी कि हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं, लेकिन ये ना हो कि 6 महीने बाद फिर हम पर जंग मुसरत कर दी जाए, जिस तरीके से पहले 2 मरतबा हो चुकी है। तो वो इसको देर पा हल तलाश करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं गारंटीज हो। तो गारंटीज के लिए जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर सपोजिटली जो मुस्तकिल मेंबरान है उसके, जिसमें चाइना, रशिया, जिसमें बरतानिया, फ्रांस, ये ममालिक अगर बीच में आते हैं और एक रेजोल्यूशन पास होती है सिक्योरिटी काउंसिल से, तो वो एक किस्म से बाइंडिंग होगी और उसमें अंडरटेकिंग दे अमेरिका कि ठीक है जी। तो फिर तो एक चीज है, फिर कानून के तहत उसको बांधा जा सकता है। अब बात समझिए, क्योंकि फिर उसके बाद अगर उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर पूरी दुनिया के खिलाफ जाएगा ना अमेरिका। फिर एक मुल्क तो नहीं है, फिर खाली पाकिस्तान तो नहीं है। पाकिस्तान तो टेम्परेरी मेंबर है ना, आजकल सरवाई मिली हुई है उसको। लेकिन बाकी ममालिक जितने हैं वो मुस्तकिल मेंबरान है। वो मुस्तकिल मेंबरान के साथ आपको उनको चाहिए बेसिकली एक किस्म की उनकी गारंटी चाहिए, और उसमें चाइना यकीन तौर पर एक अपना मस्बत जो रोल है वो प्ले कर सकता है। और बज़ाहिर मुझे लगा ये है जो कि वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग हुई है उसमें कोई ना कोई रोल वो प्ले करेगा। ओके, ठीक है। अच्छा, ये जंगबंदी एक्टिव रोल खबर आते ही हमने देखा कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट में एक अच्छा रुझान रहा, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में अच्छा रुझान रहा, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो अमेरिका अपने जो है वो उसने वो जॉर्ज बुश नामी बैरी बेड़िया भी भेजते हैं मशरिक़ वुस्ता में, और अपने जदीद एयरक्राफ्ट भी भेज रहा है। तो ये 2 अलग अलग चीजें, इसको आप कैसे देखते हैं? अमेरिका सब कुछ इस्तेमाल कर चुका है, सिवाय न्यूक्लियर के। वो इस जंग के ऊपर, ईरान के ऊपर सब कुछ इस्तेमाल हो चुका है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो कर सकता होता तो फिर इस तरह डेस्परेट मूव्स ना होते, इस तरह सफारतकारी के लिए ज्यादा जो है वो तैयार ना हो रहे होते, वो डेडलाइंस अपनी एक्सटेंड ना कर रहे होते। ये बड़ी बात वाज़ेह है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो वो जो कुछ इस्तेमाल करना था बहुत नुकसान हुआ है ईरान के अंदर। मैं मतलब अपने व्यूअर्स को ये बताता हूँ कि ईरान के अंदर अगर बात की जाए तो हजारों शादी हो चुकी हैं इस वक्त, हजारों की तादाद में, यानी टेंस ऑफ थाउजेंड्स लोग जो है ना वो इस वक्त वहां पर जो है वो जख्मी पड़े हुए हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जो हौसला है ईरानी कौम का वो जो है वो बढ़ता जा रहा है हर वक्त के साथ। आहिस्ता आहिस्ता तो होता ही है ना कि जब इस किस्म की मार पड़ी हो, इस किस्म के नुकसान हो रहे हो तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन सलाम है यानी ईरानियंस को इस एतबार से कि उन्होंने वाकई साबित किया कि उनकी प्राइड दुनिया में वाकई सबसे ज्यादा है। अच्छा हसन, इसमें मैं देख रही थी कि कुछ तज्ज़ियाकार मोहम्मद बिन सलमान की भी बहुत तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि ये एक गेम लग रहा था कि मशरिक़ वुस्ता को ही आपस में लड़वा दिया जाए और यहाँ पे एक ना बुझने वाली जंग। लेकिन उन्होंने जंग में ना कूद के सऊदी अरब और दूसरे ममालिक ने एक समझदारी का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से अमेरिका जल्दी निकलने को तैयार है। देखिए, इसमें एक चीज आप बात समझें, सऊदी अरब ने जो किया है वो कितना अरसा यही जो है रवैया रख सकता है। अच्छा, चलिए हम जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं। मैं देख रही थी कि कल जो है वो अलीमा खानम भी कह रही थी इन दालतों से हमें कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। मुबारक हो सच्ची आपको। वो कल भी नहीं, आपको मुबारक हो। देखो 809 अरब 74 करोड़ रुपए का जो है ना वो कर्ज पहुंच चुके हैं केपीके की जो है वो सूबे के ऊपर। अच्छा, पता आपको? और वापसी किस तरह करेंगे कोई पता नहीं है। हाँ, कहते हैं वफाक से पैसे जो मिलने हैं वो मिलेंगे तो हम वापस कर देंगे। वफाक तो खुद कह रहे हैं हमने जंग में पता नहीं कितने अरब डाल दिए और 2% का काम नहीं हुआ हुआ केपीके के अंदर। ये इतना कर्ज कहाँ गया? मतलब आपने जो 352 अरब रुपया जो है वो आलमी बैंक से कर्जा लिया हुआ है, आपने एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसे लिए हुए हैं, वो पैसा लगा किधर है? ये 600-700 अरब रुपया तो सामने सामने नजर आ रहा है, वो किधर गया? जो बड़े बड़े कर्जे लिए हुए वो प्रोजेक्ट के अगेंस्ट नहीं है ना। ये पेपर प्रोजेक्ट करके तो जनाब खाओ लुटो तो फुटो वाला चक्कर लग रहा है मुझे तो। ये जो कहते थे होते थे मुशाहिद हसन सैयद साहब, मुझे आप पीछे भी तो वो कह रहे हैं कि केपी के गई है कभी? कब गई लास्ट टाइम? प्रॉपर हरिपुर तक जाती। हरिपुर आगे नहीं गई उसके? नहीं।
अच्छा, हारूपुर में भी दूध और शहद की नहरें देखी आपने? नहर तो गुजर रही है वैसे, नहीं, लेकिन वो दूध और शहद की नहीं है, पानी के वो बहुत पुरानी है। जी, आप मेरे ख्याल से उस टाइम पैदा हुई होगी तब की वो नहर है। तो वैसे तो कोई नहर शायद नाम उस तरह की कोई चीज कोई नहीं है। देखिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि केपीके के अंदर जो कोस्तान स्कैंडल तर्ज के मुख्तलिफ स्कैंडल सामने आपके आएंगे, ये बेसिकली पेपर स्कीम्स होती हैं, ये काम करते नहीं है, पैसे जनाब खाए जाते हैं। तो ये वही वारदात नजर आ रही है। वो 600-700 अरब रुपए कहीं लगाओ, 600-700 अरब। पता है इस टाइम पूरे पाकिस्तान का फेडरल गवर्नमेंट का जो है पीएचडी कितना है? कितना? पहले 1000 था, 100 को कट लगाया है क्योंकि पेट्रोल सब्सिडी दी उन्होंने, तो अब इस टाइम 900 अरब है फेडरल गवर्नमेंट का। तो केपी का जो ये कर्ज है 809 अरब रुपया कितने लगाया उन्होंने? पूछे तो कुछ सवाल करें इनसे, पता ही नहीं है। सड़कें उनकी टूटी फूटी हुई हैं, खड्डे हर जगह वहां पड़े हुए हैं, यानी रिपेयर वर्क वहां पर नहीं होता। जितनी अगर वफाकी शाहराहों को हटा दिया जाए, ये मोटरवेज वगैरह को, एनएचए की जो शाहराएं उनको हटा दिया जाए, केपीके की सड़कों के हालात देखें अंदर से। ये तो सोहेल आफरीदी तो बेचारा भी आया है। उससे पहले जो साफ चली शफाफ चली की बात करें ना, सारा साफ चली शफाफ चली का इल्जाम सोहेल आफरीदी पर नहीं बन सकता। बिल्कुल वो डिजाइनर वजीर बन गया है। वो यकीनन वो एलवी तक उसने कामयाबी से अपना सफर जो अबूर किया है कप्तान चप्पल से, लेकिन ये सारा इल्जाम सोहेल आफरीदी पर नहीं बनता। आज ये सोहेल आफरीदी के लिए, नहीं मैं सच्ची बात कर रहा हूँ ना, ये 809 अरब रुपया तो उसने जेब में डाल लिया। ये तो एक पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो करप्ट है। केपीके के अंदर सिस्टम ही नहीं बना सके, निजाम ही नहीं लेकर आ सके। तो फिर बात यह है कि हाँ एक बात है, नक्शे कदम पर इमरान खान के चल रहे हैं। देखिए ना, कासिम के पापा चोर हैं। अब वही बात है कि चोरी कासिम का पापा करेगा तो फिर जितने उसके फॉलोअर्स हैं वो सब यही काम करेंगे और क्या करेंगे, यही काम करना तो उन्होंने, तभी तो 809 रुपए तक जो है वो सब दोबारा से कह रहे हैं कि मेरी ट्रोलिंग होती है तो होती रहे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इमरान खान अप्रैल में बाहर आएंगे। देखिए लतीफ खोसा साहब को मैं आज का नहीं, उनकी पीटीआई में शमूलियत से पहले उनको मैं अपने बुजुर्ग का दर्जा देता हूँ। तो लतीफ खोसा साहब का तो बेहद एहतराम है, मेरा उनसे जाती ताल्लुक है। और लतीफ खोसा साहब जो है ना, वो जब से चाहते हैं उनको ट्रोल किया जाए, वो क्यों हर दफा नई डेट दे देते हैं? ठीक है, उनका खून की ख्वाहिश है, वो चाहते हैं कि इमरान खान रिलीज हो। अच्छा, लेकिन ऐसा मुमकिन होता हो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो मुकदमात हैं इमरान अहमद न्याजी के ऊपर वो बड़े सीरियस किस्म के हैं। अब 190 मिलियन पाउंड के अंदर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस खान साहब की साबित है। अदालत में ये बात साबित हो चुकी है कि इन्होंने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है। तो इसी बुनियाद के ऊपर जो ये कहना कि इमरान खान एक चोर है या करप्ट शख्स है, ये हकायक पर मबनी बात है, ये कोई इल्जाम तराशी नहीं है। अदालती फैसले इस बात की तौसीक करते हैं, बल्कि अदालती फैसला ये बात कहता है कि इमरान खान चोर है। तो जब इमरान खान चोर है तो उसका बेटा कासिम न्याजी, तो कासिम के पापा चोर है। कासिम बेचारे को आप क्यों घसीटते हैं? कासिम बेचारा किधर से आ गया? वो पाकिस्तान के अंदर इंसानी कूद के ऊपर वो बात करने का उसका बड़ा दिल कर रहा था। तो पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन कर गए हैं उसके अपने अब्बा जी ने जो गुल खिलाए हैं, कासिम न्याजी साहब अपने अब्बा जी मोरल करेज पैदा करें। आप भी ये बात तस्लीम करें कि जी मेरे पापा चोर हैं। अच्छा, लास्ट मुझे ये बताएं कि ये महमूद खान अचकज़ई कौन से सियासी प्लान के साथ आने वाले हैं? कोई सियासी प्लान है भी कि नहीं? है नहीं प्लान उनका। क्या जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशनशिप जो है एंजॉय करना, फिर जनाब अपने लेफ्ट राइट जाना और अपने आप को कहना जी कि मैं कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हूँ। मेरी बचपन की ख्वाहिश थी कि मैं बड़ा होकर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनूंगा कौमी असम्बली में। अच्छा। जो शर्मिंदा ताबीर हो चुकी है थैंक्स टू इमरान अहमद न्याजी, जिसने अपनी पार्टी पर अदम एतमाद किया। उनको कहा कि तुम लोग काबिल इसी हो, और मुझे जनाब एक नशिस्त वाले आदमी को कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बना दिया। थैंक यू वेरी मच।